हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर गेट क्रैश कोर्स का न्यूक्लियर फिजिक्स का जो लेक्चर नंबर 3 है वो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें अपने डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेडियो एक्टिव डीके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, 3 टाइप के डीके हैं। एक या दो क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तुम्हें। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएटिव डीके का जो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है जिनका अपने को यूज करना है टू कैलकुलेट दी हाफ लाइफ, टू कैलकुलेट दी रिमेनिंग पार्ट, कितना रिमेनिंग पार्ट रह गया। कोई भी मान लो एटम है हमारे पास में, कोई भी न्यूक्लियस है, वो अपने आप डीके हो रहा है, इसको अपने कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके या स्पॉन्टेनियस डीके भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस डीके का मतलब है कि जो हमारे पास में जो न्यूक्लियाई है वो अपने आप डीके हो रहा है। ठीक है, उसमें किसी पार्टिकल को स्कैटर्ड करवा के हमें डीके करवाने की जरूरत नहीं है। टाइम के साथ में अपने आप वो डीके होता जा रहा है, इसको अपने कहेंगे स्पॉन्टेनियस डीके। लेट्स से इनिशियली एन नॉट नंबर ऑफ इसमें न्यूक्लियाई थे हमारे पास में, और जब डीके होता जाएगा तो न्यूक्लियाई की संख्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। और टी टाइम पे हमारे पास में जो पार्टिकल की संख्या होगी एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एन नॉट है, इनिशियली कितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे, कितने न्यूक्लियाई थे। ये है कितने न्यूक्लियाई हमारे पास में रह गए, ये याद रखना। ये है कितने लेफ्ट न्यूक्लियाई कितने रह चुके हैं आफ्टर डीके होने के बाद में, इसमें से कितने रह चुके हैं। और ई की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा यहाँ पे डीके कॉन्स्टेंट है, डीके कॉन्स्टेंट है हमारे पास में। तो एक ऐसा टाइम होगा जहां पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो इनिशियल न्यूक्लियाई का 1/e रह जाता है। वो जो टाइम होगा उसको कहेंगे 1/λ, जिसको मीन टाइम भी अपने कह देते हैं। जहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो इनिशियल न्यूक्लियाई का 1/e रह जाता है, मीन लाइफ टाइम भी इसको कह देते हैं, t इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ पे जो t इक्वल टू लैम्डा, और हमारे पास में अब यहाँ पे एक टर्म हमारे पास में हाफ लाइफ टाइम भी है, जहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो इनिशियल न्यूक्लियाई का हाफ रह जाते हैं, एन नॉट बाय 2। तो वो जो टाइम होगा वो होगा हमारे पास में हाफ लाइफ। जिस टाइम पर जो न्यूक्लियाई है वो इनिशियल न्यूक्लियाई का एन नॉट बाय 2 रह जाता है, वो हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाफ लाइफ क्या आएगी हमारे पास में, log 2 अपॉन लैम्डा, क्या आएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। ये हाफ लाइफ आएगी हमारे पास में 0.693 अपॉन लैम्डा। इसका ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये इसका ग्राफ होगा, एन का टी के साथ में जो ग्राफ होगा वो ये। टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा न्यूक्लियाई की संख्या कम होती जाएगी। टी इक्वल टू हाफ पे न्यूक्लियाई की संख्या एन नॉट बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर एन नॉट बाय 4 हो जाएगी, यहाँ पे एन नॉट बाय 8 हो जाएगी। ठीक है, एन नॉट बाय 4 होगी 2 हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ का जस्ट ये डबल टाइम हो जाता है तो एन नॉट बाय 4 हो जाएगी। हाफ लाइफ का जस्ट ट्रिपल टाइम हो जाता है तो एन नॉट बाय 8 हो जाएगी। मतलब ये जो संख्या है ये है हाफ लाइफ पे, 1 हाफ लाइफ पे, और ये है 2 हाफ लाइफ पे, और ये है 3 हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ का 3 टाइम हो जाता है तो एन नॉट बाय 8 हो जाती है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट भी हमारे पास में जो एन होगा वो होगा एन नॉट की पावर 2 की पावर एन, और एन यहाँ पे स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कई बार तुम्हें ये भी दे देगा भाई इतनी हाफ लाइफ है, तुम्हें टोटल ईयर दे देगा और कह देगा हाफ लाइफ इतनी है, तो इतनी हाफ लाइफ के बाद में कितना होगा। मान लो 3 हाफ लाइफ है, 4 हाफ लाइफ है, 5 हाफ लाइफ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इस फॉर्मूले का यूज़ करके तुम जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें एक फॉर्मूला और है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिके हो चुके हैं वो कितने हैं। जो रह चुके हैं वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, डिके पार्टिकल कितने होंगे, एन नॉट में से जो रह चुके हैं वो माइनस कर दो। एन नॉट इनिशियल थे और जो रह चुके इतने, तो डीके कितने होंगे, एन नॉट माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इतने पार्टिकल हमारे पास में डीके हो चुके हैं, दैट आर दी डीके पार्टिकल, दैट आर दी लेफ्ट पार्टिकल। कितने रह चुके हैं, ये है कितने डीके हो चुके हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास में रेट इक्वेशन।
या हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम डीके एक्टिविटी। व्हाट इज डीके एक्टिविटी? एक्टिविटी भी कह देते हैं या डीके एक्टिविटी भी कह देते हैं। डीके एक्टिविटी क्या होगी हमारे पास में? डीके एक्टिविटी होगी हमारे पास में नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, dN/dt। ये होगा, इसको अपने r से रिप्रेजेंट करेंगे, तो d/dt n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो n0 माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा टी। यदि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये होगा n0 लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसको लिख देंगे r0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो r। तो ये होगी हमारे पास में डीके एक्टिविटी, नंबर ऑफ पार्टिकल डीके पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डीके हो रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीके एक्टिविटी। और r0 है इनिशियल एक्टिविटी, n0 इंटू लैम्डा, ये याद रखना है। r0 इज n0 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा, r0 बाय n0। ठीक है, ये भी हमारे पास में लैम्डा होगा, या r बाय n भी। इसको ये भी लिख सकते हैं, इस टर्म को r इक्वल टू n0 लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसको ये भी लिख सकते हैं r0 इंटू, सॉरी इसको ये लिख सकते हैं लैम्डा इंटू n0 लैम्डा, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू n। ये लिख सकते हैं क्योंकि n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी n है, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा r बाय n। तो ये भी तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, मीन लाइफ टाइम का ही फॉर्मूला लिखवा दिया। मीन लाइफ टाइम है एवरेज लाइफ टाइम 1 बाय लैम्डा। ठीक है, जो मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम होगा वो 1 बाय लैम्डा होगा, 1 बाय लैम्डा। और हमें हाफ लाइफ पता है log 2 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, log 2 अपॉन टी हाफ। तो ये क्वांटिटी लैम्डा में यहाँ भी पुट कर सकते हो, लैम्डा की जगह पुट कर देंगे टी हाफ अपॉन log 2। तो ये हमारे पास में मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम होगा। ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास में एक्टिविटी। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने तुम्हें जो भी मैंने बताए यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास में सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, इसमें चेन बनेगी डीके की। मान लो ए न्यूक्लियाई है वो बी में डीके हो रहा है, और बी न्यूक्लियाई है वो सी में डीके हो रहा है, और यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ एटम n0 है। इसी टाइम पे बात करें, यहाँ पे 0 है एटम, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर जो ए न्यूक्लियाई है, ए टाइप का न्यूक्लियाई, वहाँ पे n0 है हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, बी वाले 0 है, सी वाले 0 है। इसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में n0 से कम रह जाते हैं। लेट्स से हम कह दें भाई कितने लेफ्ट रह गए। ठीक है, तो जितने यहाँ पे हमारे पास में, तो यहाँ पे लेफ्ट रह जाते हैं हमारे पास में n1, यहाँ पे हो जाते हैं n2, यहाँ पे हो जाते हैं n3। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर यहाँ n1 है, यहाँ n2 है, यहाँ n3 है। तो ये डीके हो रहा है b में, लैम्डा 1 डीके कॉन्स्टेंट है, या b डीके हो रहा है c में, यहाँ पे डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करें यहाँ पे? अब देखो, जो a है वो डीके हो रहा है b में, b है वो डीके हो रहा है c में, लेकिन b का प्रोडक्शन भी हो रहा है। ए का हमेशा डीके हो रहा है, ए का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ए में यहाँ पे ऐसे नहीं है भी फैक्ट्री में ए बन रहा है और वो डीके भी होता जा रहा है। ए सिर्फ ऑलरेडी प्रेजेंट था n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और वो डीके होता जा रहा है। और बी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ए डीके हो रहा है तो बी प्रोड्यूस हो रहा है, और बी डीके भी हो रहा है, तो बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सी सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के लिए हमारे पास में इक्वेशन है। n1 की बात करें किसी टाइम t पे, जो n1 होगा वो तो हमारे पास में सेम होगा n0 e की पावर माइनस लैम्डा 1 t, क्योंकि जो n0 है वो डीके हो रहा है हमारे पास में। और n2 की बात करें, n2 टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रहा है, n2 dn1 की बात करें तो dn1 बाई dt क्या था हमारे पास में, ये जो एक्टिविटी थी वो थी माइनस लैम्डा 1 n1, क्योंकि n1 डीके हो रहा था। तो इसकी एक्टिविटी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। n1 डीके हो रहा था, n0 डीके हो रहा था, a डीके हो रहा था, तो उसकी एक्टिविटी इक्वेशन ये थी माइनस लैम्डा 1 n1। इट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिकेइंग। n2 में क्या आएगा, इसमें जो माइनस है इसमें प्लस आ जाएगा, क्योंकि
ये जिस रेट से डीके हो रहा है उस रेट से ये वाला इंक्रीज कर रहा है, और ये डीके भी हो रहा है माइनस लैम्डा टू एन टू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन टू की वैल्यू हमारे पास में आएगी, ये याद रखना। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो एन टू विल कम आउट टू बी लैम्डा वन एन नॉट लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन ई की पावर माइनस लैम्डा वन टी ई की पावर माइनस लैम्डा टू टी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जो n2 है उसका रेट क्या होगा, ठीक है, टाइम के साथ में वो कैसे चेंज होगा, वो लैम्डा वन पे भी डिपेंड करेगा, लैम्डा टू पे भी डिपेंड करेगा। n1 है वो सिर्फ लैम्डा वन पे डिपेंड करेगा क्योंकि n1 सिर्फ डिके हो रहा है। जो b है वो प्रोड्यूस भी हो रहा है, प्रोड्यूसिंग हमने लैम्डा वन n1 से रिप्रेजेंट किया है, और वो डिके भी हो रहा है। इसको जब सोल्व करेंगे, इसी इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके जब इसको सोल्व करेंगे n2 विल कम आउट टू बी दिस। और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में n नॉट है n1 प्लस n2 प्लस n3, तो यहाँ से n3 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, n नॉट माइनस, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट n3 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। ये n2 है। और n2 का यदि अपने ग्राफ प्लॉट करें, n2 का विद रिस्पेक्ट टू अपने n0 का, n2 का और n3 का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या ग्राफ आएगा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करना। शुरू में तो एन नोट टी टाइम पे n1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो n0 ये n1 डिकेइंग होगा क्योंकि n1 डिके हो रहा है, ये n1 का ग्राफ होगा, ठीक है। उसके बाद में n2 का ग्राफ डिके करेंगे तो n2 जब n1 डिके हो रहा है तो n2 इंक्रीज हो रहा है, और n2 एक टाइम तक इंक्रीज होगा जब n1 पूरा डिके हो जाएगा, और फिर n2 की संख्या है वो भी डिक्रीज होगी c में, क्योंकि n2 भी पहले डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा n2 क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद में वो डिक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो c में डिके हो रहा है, c टाइप के न्यूक्लियाई में, और जो c टाइप का न्यूक्लियाई वो तो लगातार बढ़ ही रहा है क्योंकि c तो इनिशियल 0 था, और c टाइप का जो न्यूक्लियाई है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो n2 है। n2 की एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा जिसपे n2 मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, dn2 बाय dt से डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। बस ये जो फॉर्मूला है इसको डिफ्रेंशिएट करना है तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, t इज इक्वल टू log लैम्डा टू बाय लैम्डा वन अपॉन lambda 2 minus lambda 1. This is the formula we are getting from this differentiation by putting equal to 0, ठीक है। t is equal to log, ये याद रखना, remember this formula, ठीक है। t is equal to log lambda 2 by lambda 1 lambda 2 minus lambda 1, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, याद रखना, ताकि वहाँ एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके फिर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। यदि ये याद है तो डिफरेंशिएट करके निकाल लो, यदि ये डायरेक्ट याद है तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में दो टर्म आती है हमारे पास में, इक्विलिब्रियम, जिसको अपने रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कह देते हैं, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा और कैसे क्वेश्चन करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ होता है वो, और वो जनरल फॉर्मूला वगैरह वो बताऊंगा। यहाँ पे दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है सक्सेसिव इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारे पास में ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं, और क्या फॉर्मूलेज हैं इनके, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप का इक्विलिब्रियम है दैट इज ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, वही सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ए न्यूक्लियाई है, बी न्यूक्लियाई में डीके हो रहा है, बी सी में डीके हो रहा है, ये लैम्डा 1 से डीके हो रहा है, ये लैम्डा 2 से डीके हो रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, जो लैम्डा 1 जो लैम्डा 2 की वैल्यू है वो लैम्डा 1 से थोड़ी सी लार्ज है, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है। लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो लैम्डा 1 से थोड़ी सी लार्ज है। इसको हाफ लाइफ में भी तुम कंपेयर कर सकते हो। जो हाफ लाइफ है हमारे पास में, देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये रहा, हाफ लाइफ है वो हमारे पास में
लैम्डा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जो हाफ लाइफ है टी हाफ ऑफ लैम्डा 2 की कोरस्पॉन्डिंग वो कम है टी हाफ ऑफ लैम्डा 1। लैम्डा 1 की कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी हाफ लाइफ से जो ए की हाफ लाइफ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी की हाफ लाइफ। मतलब ए इज टेकिंग लॉन्गर टाइम टू डिके एज कंपेयर टू बी। बी है वो बहुत कम टाइम में डिके हो रहा है क्योंकि उसकी हाफ लाइफ कम है। हाफ लाइफ कम है इसका मतलब जल्दी डिके हो रहा है, क्योंकि इसीलिए इसी वजह से डिके कॉन्स्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही वो तेजी से डिके होगा। तो ए है जिस रेट से डिके हो रहा है, बी का जो डिके रेट है वो ए के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई है। इसका मतलब, और बी का प्रोडक्शन भी हो रहा है, और जो बी का प्रोडक्शन हो रहा है वो ए के डिके की वजह से हो रहा है। तो बी जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है उस रेट से वो डिके नहीं हो पा रहा, या बी जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, बी का प्रोडक्शन रेट इज मच लेस देन दी डिके रेट ऑफ बी। बी का डिके रेट तो ज्यादा है और बी का प्रोडक्शन रेट कम है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है कि बी जिस रेट से प्रोड्यूस होगा उसी रेट से तो डिके हो पाएगा। मैक्सिमम डिके लिमिट क्या है बी की, बी अवेलेबल ही नहीं होगा डिके होने के लिए, तो क्या डिके होगा, तो बी जिस रेट से बनेगा उसी रेट से तो वो डिके होगा। मैक्सिमम जो लिमिट हम कह सकते हैं, या उससे कम रेट होना चाहिए, उससे उसके इक्वल होना चाहिए, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। मान लो बी के 1 सेकंड में 5 पार्टिकल बन रहे हैं, तो डीके कितने होंगे 1 सेकंड में, या तो 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3, 6 पार्टिकल थोड़ी डीके हो सकते हैं। 6 पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास में 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये मतलब है, तो बी का जो डीके रेट है वो ज़्यादा है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अपने कहेंगे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, यहाँ पे जो n1 आएगा हमारे पास में वो आएगा n0 e की पावर माइनस लैम्डा 1t, और जो n2 आएगा हमारे पास में वो आएगा हमारे पास में लैम्डा 1 n1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, जो n1 है a है वो तो डिके हो रहा है लैम्डा 1t से, जो b है वो भी लैम्डा 1t से, क्योंकि यहाँ n1 आ रहा है तो वो भी इसी रेट से ही डिके होगा। यदि तुम लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 से ज्यादा ले लोगे तो ऐसा नहीं है कि बी का डीके रेट बढ़ जाएगा, बी का जो डीके रेट है वो ए के डीके रेट के इक्वल ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं है ना वहां पे एक्स्ट्रा में। तो कौन से डीके होंगे, तो ये n2 होगा, तो n2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, e की पावर माइनस लैम्डा 1t। तो डीके रेट दोनों का सेम हो जाएगा, ए का और बी का डीके रेट सेम हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। इसका मतलब जिस रेट से ये डिके हो रहा है उसी रेट से ये भी डिके हो रहा है। इसका मतलब जिस रेट से बी डिके हो रहा है उसी रेट से सी प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ सी, डिके ऑफ ए एंड डिके ऑफ बी, 3 आर इक्वल, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी कंडीशन है, तो लैम्डा 1 n1 भी टी पे डिपेंड कर रहा है, n2 भी टी पे डिपेंड कर रहा है, और सेम टाइप से डिपेंड कर रहा है। बट ये जो कॉफिशिएंट है ये अलग है हमारे पास में, इसको ये लिख सकते हो लैम्डा 1 n0 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e की पावर माइनस लैम्डा 1t। जो ये टर्म है वो अलग है, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में, तो यहाँ से n1 और n2 का जब रेशियो लेंगे तो ये आएगा n2 बाई n1 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। इसको अपने कहेंगे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, n2 बाई n1 का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा टाइम के साथ में। ये तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा क्योंकि जिस रेट से ए डिके हो रहा है उसी रेट से बी डिके हो रहा है, तो उनका जो रेशियो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन n1 और n2 ये चेंज होंगे टाइम के साथ में, लेकिन इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में ये याद रखना, एक तो ये पॉइंट याद रखना, n1 याद रखना, n2 याद रखना, और n2 बाई n1 का रेशियो कांस्टेंट होगा, और n1 और n2 टाइम के साथ में चेंज होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव सक्सेसिव इक्विलिब्रियम। सक्सेसिव इक्विलिब्रियम की यदि अपने बात करें तो सक्सेसिव इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वही इसमें भी वही सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन वाला ही केस है। तो ए बी में डिके हो रहा है, बी सी में डिके हो रहा है, यहाँ लैम्डा 1 है, यहाँ लैम्डा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो लैम्डा 1 से कतई ज्यादा है। ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा 1 से बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। लैम्डा 2 लैम्डा 1 से ज्यादा होने का मतलब है जब बी ए है वो डिके हो रहा है और बी प्रोड्यूस हो रहा है,
लेकिन बी का डिकेइंग रेट इतना ज़्यादा है कि बी जैसे ही डिके हुआ, जैसे ही बी प्रोड्यूस हुआ तुरंत बी डिके हो गया, तो बी अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, जिस रेट से ए डिके होकर बी में कन्वर्ट हुआ तो बी तुरंत सी में कन्वर्ट हो गया, तो बी बचा ही नहीं यहाँ पे, बी का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा यहाँ पे, बहुत तेजी से डिके हो रहा है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे जो n1 आएगा हमारे पास में वो आएगा n0 e की पावर माइनस लैम्डा 1t, ये तो डीके हो रहा है। और जो n2 आएगा हमारे पास में ये कॉन्सेंट आएगा लैम्डा 1 n0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और ये भी कॉन्सेंट आएगा हमारे पास में, जो n1 है ये भी हमारे पास में कॉन्सेंट होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लैम्डा 1 की वैल्यू है वो लगभग 0 अपने कंसीडर कर सकते हैं। लैम्डा 1 की वैल्यू लगभग एज कम्पेयर टू लैम्डा 2 लगभग 0, तो ये n1 n0 आ जाएगा, और n2 हमारे पास में लैम्डा 1 n0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आएगा। और n2 बाई n1 का जो रेशियो लेंगे ये आएगा हमारे पास में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये रेशियो तो सेम आएगा दोनों इक्विलिब्रियम में, n2 बाई n1 भी, लेकिन यहाँ n2 बाई n1 भी कॉन्सेंट होगा, लैम्डा 1 भी n1 भी कॉन्सेंट होगा, और हमारे पास में n2 भी कॉन्सेंट होगा। यहाँ तीनों कॉन्सेंट होंगे सक्सेसिव इक्विलिब्रियम में। लेकिन ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे n1 और n2 टाइम के साथ में चेंज होंगे, बट n2 बाई n1 का रेशियो कॉन्सेंट होगा, यहाँ तीनों कॉन्सेंट होंगे। ये मेन यहाँ पे डिफरेंस है दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में, चाहे सक्सेसिव इक्विलिब्रियम की बात करें चाहे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की अपने बात करें। यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, यदि हमारे पास में रेडियो एक्टिव हमें ब्रांचिंग मिल रही है, हमें एक ही न्यूक्लियाई के 2 डीके हो रहे हैं, एक अल्फा डीके हो रहा है, साइमल्टेनियस डीके हो रहा है, एक अल्फा डीके हो रहा है, एक बीटा डीके हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेट डीके कॉन्सेंट होगा वो होगा लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा। जो नेट टाइम होगा हमारे पास में 1/t हाफ इक्वल टू 1/t हाफ अल्फा, ये फॉर्मूला याद रखना, 1/t हाफ बीटा। यदि रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग हमें मिल रही है तो उनका जो नेट लाइफ टाइम होगा, हाफ लाइफ, वो ये होगा, और उसका नेट डीके कॉन्सेंट जो होगा वो ये होगा। ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपने बात करते हैं, हमें पता है जो डीके है वो अलग अलग टाइप के डीके हैं। सबसे पहला डीके अल्फा डीके, फिर बीटा डीके, फिर गामा डीके, ये तीनों डिस्कस करेंगे। अल्फा डीके, फिर बीटा डीके डिस्कस करेंगे, और फिर गामा डीके डिस्कस करेंगे। अल्फा डीके में जो फॉर्मूला है वो रेंज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बीटा डीके में ट्रांजिशन रूल ये इंपॉर्टेंट है, और गामा डीके में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो हमारे पास में जो मोनोपोल या जो मल्टीपल पोल बनते हैं, मल्टीपोल जो बनते हैं उनकी पैरिटी क्या है, वो कौन कौन से मल्टीपोल एग्जिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल या जो मैग्नेटिक मल्टीपोल होते हैं उनमें से कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं एग्जिस्ट करते, कौन से अलाउड है कौन से अनअलाउड है। यहाँ से ये 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अल्फा डीके से क्वेश्चन आएगा तो रेंज से आएगा, बीटा डीके से क्वेश्चन आएगा तो ट्रांजिशन रूल से आएगा, और गामा डीके से क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपोल से आएगा। ठीक है, तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। पहले अपने डिस्कस करते हैं अल्फा डीके। तो देखो फर्स्ट अपने इसमें डिस्कस करते हैं, हमारे पास में जो फर्स्ट है वो है अल्फा डीके। अल्फा डीके की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियाई है वो एक अल्फा डीके को रिलीज करेगा, लेट्स से ये हमारे पास में न्यूक्लियाई है, तो y में कन्वर्ट हो जाएगा, Z-2 प्रोटॉन की संख्या 2 कम हो जाएगी, A-4, तो ये होगा हमारे पास में प्लस अल्फा प्लस Q वैल्यू। जो अल्फा होगा हमारे पास में उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 2 होगी, चार्ज 2 टाइम प्रोटॉन होगा, और जो इसका मास है वो 4 टाइम प्रोटॉन होगा, और यहाँ पे जो Q वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो अल्फा डीके में जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज रेंज फॉर्मूला। तो जो रेंज है हमारे पास में अल्फा डीके में, तो यहाँ पे Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी अल्फा डीके के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपने बात करें, एक फॉर्मूला है जिसको अपने कहते हैं गीगर्स लॉ, अल्फा डीके से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जो अल्फा डीके की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ अल्फा डीके, और उसकी जो एनर्जी है या उसकी जो वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की, उसमें एक रिलेशन बताता है ये। तो ये जो हमारे पास में है, जो इसके मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ रेंज के। तो रेंज जो हमारे पास में होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी
प्रोपोर्शनल होगी, मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये याद रखना। रेंज है हमारे पास में ए वी नॉट क्यूब, ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और वी नॉट यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और हमें पता है जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है। तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो वी नॉट प्रोपोर्शनल टू किसके है, ई की पावर हाफ के। तो यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल किसके है, वी नॉट क्यूब के, तो वी नॉट है ई की पावर हाफ के, तो ये होगा ई की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। तो ये रेंज होगी अल्फा पार्टिकल की, रेंज किसके प्रोपोर्शनल है, ई की पावर 3/2 की। ये डिपेंडेंस तुम्हें याद रखना है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी 0.00318 ई की पावर 3/2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जो रेंज होगी हमारे पास में वो यहाँ पे मीटर में होगी। अब ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज के और भी फॉर्मूले हैं। यदि हम बात करें लोअर रेंज की, एक हमारे पास में जो रेंज है वो 3 टाइप की रेंज हो सकती है, एक लोअर रेंज, एक मीडियम रेंज, एक हायर रेंज। तो लोअर रेंज की बात करें तो इनका डिपेंडेंस अलग अलग हो जाता है, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। लोअर रेंज के लिए इसका जो डिपेंडेंस होगा वो होगा आर प्रोपोर्शनल टू वी नॉट की पावर 3/2। इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू ई की पावर हाफ की पावर 3/2, तो आर प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 3/4। लोअर रेंज की बात करें तो लोअर रेंज में जो रेंज है वो एनर्जी की पावर 3/4 के प्रोपोर्शनल होगी। हायर रेंज की बात करें तो ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। हायर रेंज की बात करें तो हायर रेंज में जो रेंज होगी वो वी नॉट की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी, आर प्रोपोर्शनल टू ई नॉट की पावर हाफ की पावर 4, तो ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर। तो ये हायर रेंज होगी, ई नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और ये मीडियम रेंज होगी, तो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो मीडियम रेंज का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। यदि कुछ भी एग्जाम में डायरेक्ट रेंज पूछा हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यदि वो स्पेसिफिकली बोले लोअर रेंज है या हायर रेंज है तो ये वाले दोनों फॉर्मूला यूज़ करने हैं। तो ये अल्फा डीके का एक रेंज का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला अल्फा डीके का, डीके कॉन्स्टेंट और एनर्जी के साथ में एक रिलेशन है, log लैम्डा इक्वल टू 3/4 a log ई नोट प्लस बी। ए और बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारे पास में डीके कॉन्स्टेंट और एनर्जी में रिलेशन है। ये एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है हमारे पास में अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी हमारे पास में वो होगी, ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, A-4/A इंटू क्यू। क्यू वैल्यू अल्फा पार्टिकल में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अल्फा डीके में। ए है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर जो हमारे पास में न्यूक्लियाई जो डिके हो रहा है उसका एटॉमिक मास नंबर A-4/A इंटू क्यू। क्यू यहाँ पे क्यू वैल्यू है, तो ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। इससे रिलेटेड भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अल्फा पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल, यदि ए की संख्या बहुत हैवी न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियाई के लिए क्या होगा, ए की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी 1 से या 4 से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगी वो क्यू वैल्यू के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ए की संख्या यदि 4 से काफ़ी ज़्यादा लार्ज है तो क्यू हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी जो कंप्लीट क्यू वैल्यू है वो अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास में। अपने इसमें डिस्कस करते हैं बीटा डीके। बीटा डीके की बात करें, बीटा डीके 2 टाइप के हमारे पास में बीटा डीके होते हैं, एक बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, दोनों डिस्कस किया हुआ है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है, दिस इज बीटा नेगेटिव डीके। और इसकी वैलिडिटी भी हमने डिस्कस की थी, Q ग्रेटर देन 0 होगा। और न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी हमने जो फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें ये भी डिस्कस किया था कि बीटा नेगेटिव डीके की कंडीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर मास, वो भी फॉर्मूला याद रखना। और जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रिलीज होगा और न्यूट्रिनो रिलीज होगा, तो ये होगा बीटा पॉजिटिव डीके। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है,
जहाँ से न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, वो कर्व काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके क्यों होता है? नंबर ऑफ यदि जो हमारे पास में न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी कर्व से यदि थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वो अनस्टेबल होता है, और वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। कोई भी डीके इसी वजह से होता है कि ताकि न्यूक्लियर अपने स्टेबल पोजीशन में आ सके। अल्फा डीके भी इसी वजह से होता है ताकि न्यूक्लियस अपने स्टेबल पोजीशन में आ सके। बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके इस वजह से होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सके। क्योंकि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में बीटा डीके जो हमें बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं उसका एनर्जी के साथ में कर्व है हमारे पास में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व, और यहीं से हमें पता लगा था ये न्यूट्रिनो का जो एग्जिस्टेंस है। ये है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, इसका एनर्जी के साथ में कर्व है एनर्जी। तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का कर्व है, और ये कंटिन्यूस कर्व है, कंटिन्यूस कर्व। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे क्या होगा, जब जैसे जैसे देखो बीटा पार्टिकल की जो संख्या है, ये बीटा पार्टिकल की संख्या है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, और कुछ बीटा पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल ये हमारे पास में है जिनकी एनर्जी मैक्सिमम नहीं, कुछ एनर्जी होगी, ये मैक्सिमम एनर्जी है। बहुत कम ऐसे बीटा पार्टिकल होंगे जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है बीटा पार्टिकल की देख सकते हो, कुछ बीटा पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी हमारे पास में कम है, कुछ बीटा पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। ये जो बीटा पार्टिकल है इनकी एनर्जी कम है, ये बीटा पार्टिकल इनकी एनर्जी ज़्यादा है, ये वाले बीटा पार्टिकल इनकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी का नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल से कर्व बन रहा है। इसका मतलब बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं होने का मतलब हर एक बीटा पार्टिकल है वो डिफरेंट एनर्जी से एमिट हो रहा है, सेम एनर्जी से एमिट नहीं हो रहा। तो वो मान लो ये जो बीटा पार्टिकल है इसकी एनर्जी ये है, और ये वाला बीटा पार्टिकल इसकी एनर्जी ये है, डीके तो सेम है बट दोनों बीटा पार्टिकल की एनर्जी में डिफरेंस है। अब एनर्जी में डिफरेंस है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जा रही है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ रही है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग में जब तक न्यूट्रिनो को डिस्कवर नहीं किया था। ठीक है, शुरू में जो इक्वेशन लिखी गई थी वो इतनी ही लिखी गई थी इनिशियली, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में इतनी ही इक्वेशन लिखी गई थी, बट न्यूट्रिनो ऐड किया गया इस ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि कुछ बीटा पार्टिकल थे, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो इससे मैच नहीं कर रही थी, जो प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी से। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी तो कहीं ज़्यादा थी कहीं कम थी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जा रही है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी था, बाकी स्पिन का कॉन्सेप्ट भी था, एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट था, सभी को देखते हुए एक पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, एक न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब जो जिन बीटा पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, वहां न्यूट्रिनो के पास में कोई भी एनर्जी नहीं है। जहां बीटा पार्टिकल के पास में एनर्जी कम है वहां जो एक्स्ट्रा एनर्जी किसके पास में चलेगी, न्यूट्रिनो के पास में चलेगी। तो हमारे पास में टोटल एनर्जी ये है, इस टोटल एनर्जी में कुछ एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास है, कुछ एनर्जी न्यूट्रिनो के पास है, या टोटल एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास है, या मैक्सिमम एनर्जी न्यूट्रिनो के पास है और बहुत कम एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास है। टोटल एनर्जी तो फिक्स है ना, टोटल एनर्जी में कुछ एनर्जी बीटा पार्टिकल लेके जा रहे हैं, कुछ न्यूट्रिनोस लेके जा रहे हैं। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ जो मैक्सिमम एनर्जी होगी ये फॉर्मूला याद रखना है, जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास में m1 माइनस m2 इंटू सी स्क्वायर। m1 और m2 क्या है यहाँ पे, m1 और m2 है एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाई, एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाई। किसका एटॉमिक मास, जो रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है। अब ये न्यूक्लियाई होगा ना, न्यूट्रॉन अकेला तो होगा नहीं, यहाँ कोई न्यूक्लियाई होगा एक्स जेड ए, और ये वाई जेड, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा Z+1 A, तो ये दोनों न्यूक्लियाई है ना, इनका एटॉमिक मास होगा। रिएक्टेंट जो न्यूक्लियाई जो डीके हो रहा है उसका m1 होगा, और ये होगा इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास याद रखना, एटॉमिक मास, न्यूक्लियर मास की बात नहीं कर रहा मैं, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, तो ये m1 और m2 होंगे, ये एटॉमिक मासेस होंगे, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी ये वाली।
ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एनर्जी होगी जहाँ पे बीटा पार्टिकल मैक्सिमम, जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल मैक्सिमम मिल रहे हैं हमें, वो एनर्जी होगी ई मैक्सिमम बाय 3, ये वाली एनर्जी। ये दोनों याद रखा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जिस एनर्जी के साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं वो होगी ई मैक्सिमम बाय 3, और जो बीटा पार्टिकल की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी जहाँ पे न्यूट्रिनो के पास में कोई भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी बीटा पार्टिकल लेके जा रहे हैं, इस वो बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन होगी। कुछ बीटा पार्टिकल ऐसे होंगे जो न्यूट्रिनो को एनर्जी नहीं देंगे, खुद ही सारी एनर्जी ले लेंगे, तो उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कितनी होगी, m1 माइनस m2 into c², और जो मिड रेंज एनर्जी होगी वो इसकी जस्ट 3 टाइम 1/3 टाइम्स होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो क्या है, हेलिसिटी का। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है न्यूट्रिनो की जिसका नाम है हेलिसिटी। दो न्यूट्रिनो और जो एंटी न्यूट्रिनो है उनकी हेलिसिटी अलग अलग होती है। ये उसकी हार्डनेस को रिप्रेजेंट करती है, हैंडेडनेस को रिप्रेजेंट करती है हेलिसिटी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। हेलिसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, हैंडेडनेस को उसकी रिप्रेजेंट करती है। ये बताती है कि मोमेंटम और जो स्पिन है उसकी डायरेक्शन क्या है, स्पिन और मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। रिलेशन डेवलप करती है स्पिन एंड मोमेंटम की डायरेक्शन में, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ स्पिन एंड मोमेंटम। न्यूट्रिनो के मोमेंटम और स्पिन की डायरेक्शन में एक रिलेशन डेवलप करते हैं, इसको अपने क्या कहते हैं, हेलिसिटी। जो हेलिसिटी है हमारे पास में उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P.S अपॉन मोड ऑफ P मोड ऑफ S। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। P मोमेंटम में, S स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो यदि न्यूट्रिनो की बात करें, न्यूट्रिनो के लिए जो हमारे पास में स्पिन और जो मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इसके लिए हेलिसिटी -1 होगी। ये न्यूट्रिनो है, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, और ये याद रखना। और एंटी न्यूट्रिनो की बात करें, एंटी न्यूट्रिनो के लिए हमारे पास में क्या होगा, जो ये +1 होगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में स्पिन है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम है हमारे पास। तो ये मेजर डिफरेंस है, तो ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको तुम्हें याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पे हैंडेडनेस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब स्पिन और जो मोमेंटम है उनमें क्या रिलेशन है उसको बताती है। अब यहाँ पे बात करते हैं बीटा ट्रांजिशन रूल की। ठीक है, जो एक बीटा ट्रांजिशन रूल वाली एक टेबल है, जो टेबल तुम्हें याद रखनी है, बीटा ट्रांजिशन रूल, ये टेबल याद रखनी है, और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले टेबल बना देता हूँ मैं, और इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है बीटा ट्रांजिशन रूल की। ठीक है, वो वीडियो या तो मैं यहाँ अटैच कर दूंगा, बीटा ट्रांजिशन रूल, उसमें मैंने ये बताया है कि फाइंड आउट कैसे करते हैं बीटा ट्रांजिशन रूल को, कैसे अपने देखते हैं कि कौन सा बीटा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो ये टेबल बना देता हूँ। तो हमारे पास में जो बीटा ट्रांजिशन है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है फर्मी, एक हो सकता है गामो टेलर, GT, जिसको फर्मी ट्रांजिशन होगा, एक गामो टेलर ट्रांजिशन होगा। 2 टाइप के ट्रांजिशन होंगे, कौन सा अलाउड होगा, कौन सा फॉरबिडन होगा, अब उसके बारे में एक टेबल है हमारे पास में, वो कंप्लीट टेबल बना देता हूँ मैं। तो देखो, ये हमारे पास में बीटा ट्रांजिशन रूल टेबल है। डेल्टा J की वैल्यू डिसाइड करेगी कि जो फर्मी होगा या गामो टेलर होगा या मिक्स होगा, मिक्स भी हो सकता है। फर्स्ट हमारे पास में अलाउड के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू 0 होगी। पैरिटी होती है -1/L, पैरिटी चेंज नहीं होगी अलाउड में। ठीक है, ये सभी ट्रांजिशन है, अलाउड, फर्स्ट, फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, फॉरबिडन यहाँ पे नाम है। दिस इज फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है भी अलाउड ट्रांजिशन हो ही नहीं रही है, ट्रांजिशन हो रही है, उसको नाम दिया गया फर्स्ट फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन। तो अलाउड में नो, पैरिटी में नो चेंज होगा। S की वैल्यू 0 है, और S की वैल्यू यदि 0 है, स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू नेट 0 है, तो वो फर्मी होगा। यदि S की वैल्यू 1 है हमारे पास में, तो वो गामो टेलर होगा। तो इक्वेशन देख के तुम्हें पता लगाना होगा कि डेल्टा J क्या है, L क्या है, S क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता लगाना होगा। ठीक है,
फर्मी के लिए, अलाउड के लिए डेल्टा जे 0 होगा, और गामो टेलर के लिए डेल्टा जे 0 ± 1 होगा, बट 0 से 0 नॉट अलाउड होगा। डेल्टा जे की वैल्यू 0 से 0 अलाउड नहीं होगी। फर्स्ट फॉरबिडन के लिए पैरिटी चेंज होगी, क्योंकि एल की वैल्यू 1 है, पैरिटी में चेंज होगा। फर्मी के लिए डेल्टा जे की वैल्यू 0 ± 1 होगी, बट पैरिटी चेंज होगी। यहाँ पैरिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पैरिटी चेंज हो रही है, और 0 to 0 अलाउड नहीं होगा। ये सेम यही वाला होगा, ठीक है, याद रखने का ये तरीका है। 0 0 ± 1 0 ± 1, ये होगा 0 ± 1 +2 गामो टेलर। 0 0 नॉट अलाउड, 1 0 1 नॉट अलाउड, हाफ हाफ नॉट अलाउड, पैरिटी चेंज यस। सेकंड फॉरबिडन में पैरिटी चेंज नो, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है, -1 to the power 2 पॉजिटिव। फर्मी होगा डेल्टा 1 डेल्टा +-1 सॉरी डेल्टा जे +-1 +-2 0 to 1 नॉट अलाउड, +-2 +-3 0 to 2 नॉट अलाउड। इसका इन जनरल एक फॉर्मूला है, वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रहा इन जनरल। L इक्वल टू यदि n है, पैरिटी होगी -1 to the power n लिख सकते हो, L लिख सकते हो। और फर्मी होगा जो हमारे पास में, ये फर्मी होगा, फर्मी जो होगा हमारे पास में, फर्मी में क्या होगा, डेल्टा जे की वैल्यू जो +-L-1 +-L, ये जनरल फॉर्मूला है, डेल्टा जे +-L-1 +-L, ठीक है, और 0 to L-1 नॉट अलाउड। और डेल्टा जे गामो टेलर के लिए डेल्टा जे +-L +-L+1, ये गामो टेलर होगा हमारे पास में, और 0 to L नॉट अलाउड। ये जनरल रूल है हमारे पास में, यहाँ से अपने पहचान सकते हैं कौन सा गामो टेलर होगा, कौन सा फर्मी होगा। एक दो PYQ क्वेश्चन करेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें सिर्फ बीटा ट्रांजिशन रूल को ही मैंने बताया है कि कौन सा लाउड है, कौन सा लाउड नहीं, उसको कैसे पहचान, कैसे देखें। वो पूरा लगभग 20-25 मिनट की वीडियो है, वो एक बार ज़रूर देख लेना, तुम्हें उसमें मिल जाएगा, शॉर्ट सीरीज़ में ही मिल जाएगा तुम्हें। और बाकी इस पर क्वेश्चन करेंगे तो तुम क्लियर हो जाएगा। बाकी गेट के तुम PYQ करना इसके, ठीक है, गेट के PYQ जरूर ट्राई करना। गेट के PYQ 7-8 PYQ होंगे, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है बीटा ट्रांजिशन रूल से। उन क्वेश्चन से ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपने फाइंड आउट करते हैं इसको, ठीक है। बाकी अपने इसमें करवा दूंगा मैं तुम्हें, न्यूक्लियर फिजिक्स जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वाले सीरीज में कंप्लीट करवा दूंगा मैं, बीटा ट्रांजिशन रूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि एक क्वेश्चन भी तुमने कर लिया तो सीख जाओगे कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बात करते हैं गामा डीके की। गामा डीके बेसिकली क्या है, गामा डीके में बेसिकली ये टेबल तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, इस टेबल से ही होगा सब कुछ। गामा डीके में बेसिकली क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल भी करवा रखे थे मैंने। हाँ, गामा डीके की बात करें तो गामा डीके में क्या होगा, बेसिकली जो हमारे पास में गामा डीके बेसिकली क्या होता है, जब अल्फा डीके और बीटा डीके होता है तो जो न्यूक्लियस है वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट से दोबारा उसी स्टेट में आता है तो एक डीके रिलीज होता है, जिसको अपने कहते हैं, एक फोटोन रिलीज होता है, जिसको अपने कहते हैं गामा डीके, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में, और गामा की जो स्पिन होती है वो 1 होती है, और जो गामा डीके होता है इसमें हमारे पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। गामा डीके में बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए वो अपने बात कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, क्योंकि फोटोन मिलता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये हमें देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक होता है हमारे पास में मैग्नेटिक कंपोनेंट। और अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के कौन कौन से, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में बहुत सारे मोनोपोल मल्टीपोल्स होते हैं, और मैग्नेटिक कंपोनेंट में भी बहुत सारे मल्टीपोल्स होते हैं हमारे पास में। मल्टीपोल्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं दोनों में, मल्टीपोल्स यहाँ पे भी मल्टीपोल्स होते हैं। मल्टीपोल्स में कौन कौन से हो सकते हैं, मोनोपोल हो सकता है, डाइपोल हो सकता है, क्वाड्रपोल हो सकता है, ये सभी मल्टीपोल्स होंगे। अब इनमें से कौन कौन से, अब इलेक्ट्रिक के और मैग्नेटिक के दोनों के मल्टीपोल्स एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक के जो मल्टीपोल होंगे E0, E1, E2, E3, E0 मोनोपोल होगा, ये डाइपोल होगा, ये क्वाड्रपोल होगा, हायर ऑर्डर पोल्स होंगे। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में M0, M1,
M2 M3 ये सभी मल्टीपोल एग्जिस्ट करेंगे। अब कौन से अलाउड होंगे कौन से अलाउड नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्फा डीके, एंगुलर मोमेंटम पे ये डिपेंड करेगा हमारे पास में। एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारे पास में वो होगा L, वो होगा हमारे पास में JI माइनस JF2 JI प्लस JF, JI माइनस JF2 JI प्लस JF, ये भी याद रखना, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। JI माइनस JF2 JI प्लस JF, और यहाँ पे मल्टीपोल जो ऑर्डर होगा, मल्टीपोल ऑर्डर वो होगा हमारे पास में 2 टू द पावर L। मल्टीपोल ऑर्डर का मतलब है कौन सा ऑर्डर का मल्टीपोल है। L इक्वल टू 0 की बात करें तो ये हमारे पास में होगा 2 की पावर 0 1, तो ये मोनोपोल है। L की पावर 1 की बात करें 2 की पावर 1 2, ये मोनोपोल है, ये डाइपोल है। ऐसे क्वाड्रपोल होगा नेक्स्ट, ऐसे हायर ऑर्डर पोल्स होंगे हमारे पास में। तो मल्टीपोल जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 की पावर L। अब यहाँ पे मेन चीज जो क्वेश्चन बनता है, ये तो सारा एक डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, जो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा अलाउड, तुम्हें एक ट्रांजिशन दे दी जाएगी जहाँ पे तुम्हें उस ट्रांजिशन में JI और JF की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये ट्रांजिशन है, जैसे हम बात करें ये ट्रांजिशन है हमारे पास में 5/2 पॉजिटिव से लेके 3/2 नेगेटिव, ये एक ट्रांजिशन है हमारे पास में। ये ट्रांजिशन दे दी तुम्हें, यहाँ JI की वैल्यू है 5/2, JF की वैल्यू है 3/2, तो L की वैल्यू क्या होगी JI माइनस JF2 JI प्लस JF मोड, तो 5/2 माइनस 3/2, तो 5 माइनस 3 2/2, तो 1 से लेके L की वैल्यू कहाँ तक होगी 5 प्लस 3 8, तो ये होगी 4 तक। ठीक है, तो L की वैल्यू होगी 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मल्टीपोल कौन कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं, M1 एग्जिस्ट कर सकते हैं, M2 M3 M4, क्योंकि 4 तक है तो 4 एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी E1 E2 E3 E4 ये सभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट ये सभी नहीं करेंगे, वो पैरिटी पे भी डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे पैरिटी क्या है, पहले पैरिटी पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, पैरिटी में चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो अब पैरिटी होगी हमारे पास में। अब कौन से इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेंगे कौन से मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके लिए जो पैरिटी है, पैरिटी होनी चाहिए हमारे पास में फॉर इलेक्ट्रिक मल्टीपोल के लिए। इलेक्ट्रिक मल्टीपोल के लिए जो पैरिटी होगी ये याद रखना फॉर्मूला, ये होगी -1 टू द पावर L। और मैग्नेटिक मोनोपोल के लिए जो मैग्नेटिक मल्टीपोल के लिए जो पैरिटी होगी, मैग्नेटिक मल्टीपोल के लिए जो पैरिटी होगी वो होगी -1 टू द पावर L + 1। तो जिनके लिए पैरिटी ये होगी वो सिर्फ अलाउड करेंगे, इस पैरिटी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो कैसे, अब यहाँ पे पैरिटी चेंज हो रही है, पैरिटी इज चेंजिंग। L की वैल्यू यदि 1 है, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल की पैरिटी चेंज हो रही है, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो मैग्नेटिक मल्टीपोल की पैरिटी चेंज नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रिक वाला, और यहाँ पैरिटी चेंज है, यहाँ पैरिटी चेंज है, तो पैरिटी चेंज वाला ही अलाउड होगा। E1 देखो, E1 के लिए L1 है, L1 है तो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल की पैरिटी चेंज हो रही है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो ये अलाउड होगा। बट ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि इसकी पैरिटी प्लस आ रही है, चेंज नहीं हो रही, प्लस आ रही है, इसका मतलब इट इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पे 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये अलाउड नहीं होगा। E1 अलाउड होगा, M1 नहीं होगा। 2 की बात करें तो यहाँ 2 रखोगे तो पैरिटी इज नॉट चेंजिंग, यहाँ 2 रखोगे तो पैरिटी चेंजिंग, तो यहाँ पे M2 अलाउड होगा, E2 नहीं होगा। तो फिर इसी टाइप से ये अलाउड होगा, ये नहीं होगा, इसी टाइप से ये हमारे पास में अलाउड होगा, ये नहीं होगा। तो इस टाइप से चलेगा ये, इस टाइप से एक देख लोगे फिर ये ऐसा एरो बना दो, तुम्हें निकल के आ जाएगा। और ये 4 ही क्यों आए, 1 2 3 4 है हमारे पास में, इस वजह से L की वैल्यू जो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है। तो M में कौन से अलाउड है, M2 और M4, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक क्वाड्रपोल से ऊपर वाला जो होता है हमारे पास में, नाम नहीं है उसका। और यहाँ कौन से अलाउड है, E1 और E3। E1 है हमारे पास में
E1 है डाइपोल, सॉरी M2 क्वाड्रपोल है, L इक्वल टू 1 डाइपोल होता है, ठीक है, 2 क्वाड्रपोल होता है, क्वाड्रपोल और उससे ऊपर वाला, ये हमारे पास में डाइपोल और हमारे पास में उससे ऊपर वाला। क्वाड्रपोल यहाँ नहीं होगा, यहाँ डाइपोल होगा और E3 होगा, यहाँ हमारे पास में क्वाड्रपोल होगा और उससे ऊपर वाला होगा हमारे पास में, तो ये अलाउड होंगे। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना। तो ये पैरिटी का फॉर्मूला याद रखना है और ऑर्डर याद रखना है और ये याद रखना, बस इतना याद रख लिया तो गामा डीके के तुम्हारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। गामा डीके में बस यही है इंपॉर्टेंट, गामा डीके में हमें यही करना है। तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया न्यूक्लियर डीके, न्यूक्लियर डीके में हमने शुरू में जो इक्वेशन डिस्कस की n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। टी हाफ लाइफ जो हमारे पास में है log 2 अपॉन लैम्डा, ये इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक, R इक्वल टू एन लैम्डा। और फिर उसके बाद में जो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन था उसमें एन नॉट का फॉर्मूला ये था, N2 का जो फॉर्मूला था वो था लैम्डा 1 एन नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा 2 टी, ये इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद में मैक्सिमम कहाँ आया था, इसकी वैल्यू कौन से टाइम पे मैक्सिमम आई थी, log लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद में हमारे पास में ट्रांजिएंट और सेक्युलर इक्विलिब्रियम थे, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन 1 लैम्डा 1, ये ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम था, लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 ये सेक्युलर इक्विलिब्रियम था। इसके जो फॉर्मूले थे हमारे पास में सेम ही थे, N2 बाई N1 का जो फॉर्मूला था लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, दोनों में सेम ही थे। बट यहाँ पे लैम्डा N1 और N2 कॉन्सेंट नहीं थे, यहाँ N1 और N2 कॉन्सेंट है, ये हमारे पास में था। अल्फा डीके में रेंज डिस्कस की थी, रेंज का जो फॉर्मूला था वो ई वेलोसिटी की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल था या एनर्जी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल था मीडियम रेंज के लिए। लार्ज रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए हमने कैलकुलेट किया था। बीटा ट्रांजिशन रूल हमने डिस्कस किए थे, बीटा ट्रांजिशन रूल में मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी m1 माइनस m2 इंटू सी स्क्वायर, वो फॉर्मूला याद रखना है। ट्रांजिशन रूल हमने हेलिसिटी याद रखनी है तुम्हें, रेंज का फॉर्मूला अल्फा डीके में याद रखना है, बीटा ट्रांजिशन रूल याद रखना है और गामा डीके में ये याद रखना है। बस यहीं से तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स के, यदि डीके से बनेगा क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना पड़ेगा, कुछ PYQ मैं करवा दूंगा, कुछ PYQ तुम्हें खुद ट्राई करने पड़ेंगे गेट और नेट के, बस इतना काम कर लोगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में ये हो गया, अब अपने पार्टिकल फिजिक्स डिस्कस करेंगे, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स पूरा डिस्कस करेंगे, एक ही लेक्चर में कर देंगे। और उसके बाद में अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, देखता हूँ मैं CMP स्टार्ट कर लूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर लेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और इसके भी क्वेश्चन अपने कर लेंगे। बाकी गेट की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, गेट टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसका जो प्राइस है वो 500 है, उसमें 7 फुल एंड टेस्ट है, बाकी पार्ट वाइज टेस्ट है, सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा। बाकी जो CSIR नेट गेट के लिए फुली प्रिपेयर करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी अवेलेबल है, सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड किया गया उसको, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको अरेंज किए गए हैं। असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन, उन सभी असाइनमेंट के टेस्ट, उनके वीडियो सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है जो भी तुम्हें ऐप में मिलेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल। असाइनमेंट में तुम्हारे जस्ट के, नेट के, गेट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, सभी का वीडियो सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, वो भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, फिजिक्स सर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।